गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली और वीकली करंट अफेयर्स के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? देखिए, अवार्ड्स लगातार आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता रहता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है, जिसको पहले मैन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर दिया है। इस बार इसको जीता है जेनी एरपन बैक ने। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो बुक है कैरोस। ठीक है, कैरोस इनकी किताब का नाम है और ये एक जर्मन लेखिका है। इनकी किताब का जो ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में वो माइकल हॉफमैन ने किया है। तो इन दोनों को जॉइंटली अवार्ड दिया जाता है। इसका देखिए रूल यही है कि अगर कोई भी भाषा में आपने किताब लिखी है जिसका इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया गया है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बुक का नाम याद रखिएगा, कैरोस। राइटर कौन है? जेनी एरपेनबैक है। और ट्रांसलेट किसने किया है ये भी हमें याद रखना होगा, माइकल हॉफमैन। तो हाल ही में माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित जेनी एरपेनबैक की कैरोस ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है और एक लव स्टोरी से संबंधित नोवेल है। अगर इसके बारे में कुछ फैक्ट की बात करें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, यह प्रतिवर्ष दुनिया भर के उपन्यासों के सर्वश्रेष्ठ एकल कार्य के लिए प्रदान किया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। और जो इसका प्राइस होता है, देखिए, वो ट्रांसलेटर और राइटर दोनों में आधा आधा डिवाइड किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में हुई थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर केवल इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया है। पहले देखिए ये ट्वाइस अ ईयर, सॉरी माफ कीजिए, बाई एनियल दिया जाता था, यानी 2 साल में एक बार। ठीक है, अब इसको बदलकर क्या कर दिया गया है, अब ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, मैंने ऑप्शन में एक नाम डाला है एलिस मुनरो। तो एलिस मुनरो की अभी डेथ हुई है 12 मई को। ये भी एक बहुत फेमस राइटर रही हैं और इनको 2013 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और जो नोबेल कमेटी है उन्होंने ये कहा था कि ये समकालीन लघु कथाओं की मास्टर है, यानी इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज है वो काफी अच्छी और फेमस थी। आगे चलते हैं और इसके अलावा कुछ रीसेंट अवार्ड जो चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप, जो भारत की इंडियन एकेडमी ऑफ लेटर्स है, साहित्य अकादमी, उसके द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है और यह अभी रस्किन बॉन्ड जी को दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये आलोक शुक्ला जी को मिला है। इसको ग्रीन नोबेल, ठीक है, इसको ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है। आलोक शुक्ला जी एक पर्यावरण संरक्षण करता है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव फॉरेस्ट, ठीक है, हसदेव फॉरेस्ट या हसदेव वन को बचाने में काफी बड़ा रोल प्ले किया था। और हसदेव देखिए जो है एक नदी की सहायक नदी भी है, महानदी। ठीक है, ये महानदी की सहायक नदी भी है। तो हसदेव वन भी है, हसदेव नदी भी है। वैश्विक मीडिया पुरस्कार यानी ग्लोबल मीडिया पुरस्कार, जो इंडिया टुडे ग्रुप है, आज तक जो न्यूज चैनल है इंडिया टुडे ग्रुप का ही है, इसकी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट न्यूज एंकर है सना, इनको ग्लोबल मीडिया पुरस्कार अभी दिया गया। विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले ये किसी और डेट को मनाया जाता था, उसकी नीचे बात करेंगे, लेकिन बाद में इसकी डेट बदलकर 22 मई कर दी गई है, यानी कल ये मनाया गया था। तो 22 मई को इसको मनाया जाता है। और अगर इसकी बात करें इस बार की इसकी थीम क्या रही, इस बार इसकी थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी जो हमारा पर्यावरण संरक्षण का प्लान है उसके भागीदार बने या उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 2024 का विषय है योजना का हिस्सा बने या बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस की स्थापना 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा की गई थी। मूल रूप से यह जैविक विविधता पर कन्वेंशन के प्रभाव में आने के दिन को चिन्हित करने के लिए 29 दिसंबर को मनाया गया था। देखिए, आप सभी ने सुना होगा जो हमारी रियो अर्थ समिट हुई थी, कब? 1992 में। वहां पर UNFCCC UNCBD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो वहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो कन्वेंशन है उसको अपनाया गया था। लेकिन जब ये पहले मनाया जाता था तो ये उस दिन मनाया जाता था जिस दिन से ये कन्वेंशन फोर्स में आई थी, 29 दिसंबर को। लेकिन ये एक्सेप्ट कब हुई थी? ये 22 मई को एक्सेप्ट हुई थी। तो बाद में इस डेट को चेंज किया गया 29 दिसंबर से, अब इसको 22 मई को शिफ्ट कर दिया गया है।
हालांकि 20 दिसंबर 2000 को तारीख को बदलकर 22 मई कर दिया गया है, जिस दिन से ये या जिस दिन हमने इसको एक्सेप्ट किया था। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए बात करें अगर बायोडाइवर्सिटी की, इससे एक स्टैटिक प्रश्न आपका बन जाता है। बायोडाइवर्सिटी जो है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म है, और इस बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो इसका प्रयोग किया था वॉल्टर जी रॉजन ने। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म दिया है वो वॉल्टर जी रॉजन ने दिया है। इसके अलावा कुछ अन्य दिवस जो चर्चा में रहे हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही? बी एंगेज्ड विद यूथ। बी मतलब आपका मधुमक्खी। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, जिस दिन आपका लिट्टे के द्वारा एक आत्मघाती हमले में भारत के सबसे उस समय के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई को। देखिए विश्व एड्स दिवस नहीं है, विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये एक आरएनए वायरस है जो मनुष्य की बॉडी के इम्यून सिस्टम को, ठीक है, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। जो हमारी बॉडी में CD4 सेल्स होती हैं, ठीक है, स्पेशली व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारी होती हैं, जो हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, उसको ये प्रभावित करता है, जिससे आपको बहुत लंबे समय तक फीवर रहेगा और एक तरह से बहुत ज्यादा समस्याएं आपकी बॉडी में होती हैं, क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी में वायरल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज बहुत तेजी से हो सकती हैं। इसकी टेस्ट के लिए कौन सा टेक्निक अपनाई जाती है? एलिसा एक टेस्ट है, वो अपनाया जाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इस टेस्ट का पूरा नाम है। ठीक है, तो यही सारे दिवस अभी चर्चा में रहे हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ड्रिम्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए ड्रिम्स जो है इसकी फुल फॉर्म है डिजास्टर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो आपकी आपदाएं आती हैं उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, कैसे उसका डेटा कलेक्शन करें, ताकि एक बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सरकार को ये हेल्प कर सके। तो इसको लॉन्च किया है अभी असम सरकार ने। असम सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से, तो यूनिसेफ यानी जो यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इसके सहयोग से कुशल आपदा रिपोर्टिंग और सहायता वितरण की सुविधा के लिए डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य कार्य क्या है? यह महत्वपूर्ण प्रभाव डेटा एकत्र करता है, क्षतिग्रस्त फसलों, पशुधन हानि और अन्य आपदा बहाली प्रयासों के लिए राहत वितरण में भी तेजी लाता है। तो ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल बॉडी इसमें यूनिसेफ भी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो यूनिसेफ की स्थापना जो है वो 1946 में की गई थी, और यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बना ये 1953 में। 1953 में यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत एक ये फंड बन गया था। बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित, 1965 में से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये जारी करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, यानी विश्व में बच्चों की जो स्थिति है, इस रिपोर्ट को यूनिसेफ जारी करता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ और जो पोर्टल अभी चर्चा में रहे हैं ड्रीम्स पोर्टल के अलावा, बीमा सेंट्रल, ये देखिए भारत का पहला बीमा पोर्टफोलियो प्रबंधन मंच है, और इसको एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। सीडीपी सुरक्षा, देखिए ये भी काफी चर्चा में है। जो आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं या बागवानी फसलें होती हैं, उसमें किसानों को सब्सिडी देने के लिए डायरेक्टली उनके खाते में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए। इसके अलावा भविष्य पोर्टल, ये PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस पोर्टल को लॉन्च किया है, और एक इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल है, यानी पेंशन भोगियों के लिए एक एकीकृत पोर्टल है, जो उनकी सारी जितनी भी फैसिलिटीज या सर्विसेज होती हैं उसको एक प्लेटफॉर्म में लाकर उनकी हेल्प करता है। तो ये 3 पोर्टल अभी चर्चा में है, तीनों को याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट की, या इस एक्ट को कौन से देश की संसद ने या कौन से ग्रुप की संसद ने मंजूरी दी है? तो आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय संघ के पार्लियामेंट ने इसको मंजूरी दे दी। और इसके अलावा देखिए कुछ और एक्ट बहुत अच्छे चर्चा में रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के ही एक्ट है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लेते हैं। अभी देखिए इराक ने अभी जो समलैंगिक विवाह होते हैं, समलैंगिक संबंध होते हैं,
उसको बैन करने के लिए एक कानून पास किया है, जिसमें मिनिमम आपका 10 साल की सजा है और जो मैक्सिमम आपका ग्रेव केसेस में 15 साल तक जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि हाल ही में समलैंगिक विवाहों को रोकने के लिए किस देश ने कानून पास किया है, तो इराक ने पास किया है। इसका बिल्कुल दूसरा अपोजिट अगर मैं आपको बताऊं तो साउथ एशिया का, ठीक है, साउथ एशिया का पहला देश कौन बन गया है जिसने समलैंगिक विवाहों को मंजूरी दी है, वो बना है नेपाल। इसको भी याद रखिएगा, इसका ठीक अपोजिट है, इसने बैन किया है और इसने अलाउ किया है। इसके अलावा रुवांडा स्कीम या रुवांडा प्लान, ये भी यूरोपियन यूनियन की एक स्कीम है। मैं बताता हूं आखिर ये है क्या। माफ कीजिए, यूरोपियन यूनियन का नहीं, यूके का था, मिसप्रिंट वो हो गया था। ये यूनाइटेड किंगडम की एक स्कीम है। इसमें देखिए ये कहा गया है जो 1 जनवरी 2022 से इलीगल रूप से माइग्रेंट यहां पर आए हैं या अवैध रूप से प्रवासी जो यूनाइटेड किंगडम में आए हैं, इनको वापस भेजने की बात यूनाइटेड किंगडम ने की है। कहां पर? रुवांडा में। तो रुवांडा और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक ये या हम कह सकते हैं एक स्कीम पास हुई है, रुवांडा स्कीम या रुवांडा प्लान इसको बोला जा रहा है। इसके अलावा देखिए एक मेड्स माइग्रेशन स्कीम अभी चर्चा में है। लगातार भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो एक मेड्स माइग्रेशन फैसिलिटी ऑस्ट्रेलिया ने अभी लॉन्च की है, जिसका पूरा नाम है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। ठीक है, तो आप ये वाली स्कीम भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक मैंने कल कवर किया था ग्रेजुएट रूट वीजा प्रोग्राम। तो ये वीजा प्रोग्राम जो है यूनाइटेड किंगडम का एक प्रोग्राम है। इसके तहत ऋषि सुनक ने ये कहा है कि अब केवल हमें इसको थोड़ा बदलना चाहिए और जो बिल्कुल टैलेंटेड और जो एक्चुअल में इसको डिजर्व करते हैं उन्हें हमें ये वीजा देना चाहिए। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एजेंडा 2063, ये भी एक अभी लगातार चर्चा में है। एजेंडा 2063 आपका 2063 तक अफ्रीकन यूनियन का एक मास्टर प्लान है अफ्रीका को डेवलप करने का। अफ्रीकन यूनियन में आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 55 देश हैं, वो सारे ही इसमें शामिल हैं और उनके तहत ये एक मास्टर प्लान है डेवलपमेंट के लिए। आगे चलते हैं। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? तो इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे और आपको पता है अजरबैजान में एक डैम के उद्घाटन से ये वापस आ रहे थे, वहां पर इनका खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब इनकी जगह देखिए जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है, वो भी देख लेते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खोमेनी ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो अब जो राष्ट्रपति बन गए हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट मोहम्मद मोखबर बन गए हैं। अगर बात करें देखिए ईरान की, तो ईरान का पूरा मैप मैंने डाला है, वो देखते हैं कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर करता है, क्योंकि इससे प्रश्न इस बार जरूर बनेगा। क्यों? एक तो इजराइल के ऊपर इसने लगातार अटैक किए, उसकी वजह से खबरों में है, और दूसरा अभी इनके प्रेसिडेंट की मौत हो गई है, इस वजह से भी खबरों में है। तो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान से इसका बॉर्डर है, अफगानिस्तान से है, तुर्कमेनिस्तान से है और कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर से है, अजरबैजान से है, तुर्की से है, इराक से है और देखिए यहाँ पर कुवैत से इसका बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक है, केवल इन्हीं कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है। और साउथ में देखेंगे तो पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी से इसका बॉर्डर लगता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखेंगे वाटर बॉडी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपका पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बात करें दो यहाँ पर बहुत फेमस डिजर्ट है या रेगिस्तान है, दश्त ए लुट और दश्त ए काविर। दोनों याद कर लीजिए, पीसीएस के मैचिंग में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, दश्त ए लुट और दश्त ए काविर। इसके अलावा दो माउंटेन रेंजेस या दो पर्वत श्रृंखलाएं बहुत फेमस हैं। एक है आपकी जैगरोज माउंटेन रेंजेस और एक है कैस्पियन सी से लगती हुई या कैस्पियन सागर से लगती हुई एल्बुर्ज माउंटेन। ठीक है, ये आप सारे फैक्ट इससे संबंधित याद रखिएगा। और राजधानी आपको पता होगा, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान इसकी राजधानी है। आगे चलते हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वियतनाम के एक सिक्योरिटी से संबंधित पर्सनल है टो लैम। इनको अभी वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वियतनाम की राष्ट्रीय असेंबली ने आज देश के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री लाम को हनोई मुख्यालय में मतदान के बाद देश का राष्ट्रपति बनाने की अनुमति दे दी है। तो टो लाम आपके वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगर आप और हाल ही में कुछ जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चर्चा में रहे हैं उसका रिवीजन करते हैं। रशियन प्राइम मिनिस्टर, इनको देखिए दोबारा रीअपॉइंट किया गया है, मिखाइल मिशुस्टिन, ये इनका नाम। और अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं रशिया के 5th टाइम या 5वीं कार्यकाल के लिए? व्लादिमीर पुतिन। नए सिंगापुर के पीएम किनको चुना गया है? लॉरेंस वोंग को। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो।
कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आयरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं, साइमन हैरिस। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, और स्लोवाकिया के हमें पीएम भी याद रखने हैं क्योंकि अभी इनको गोली मार दी गई थी, अब ये खतरे से बाहर हैं। इनका नाम है रॉबर्ट फिको। चाड न्यू प्रेसिडेंट, अफ्रीकी देश है चाड, ठीक है। एक लेक चाड भी है जो आपने देखा होगा, तो वहीं पर यह देश है, उससे बॉर्डर करता है लेक चाड से। इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मोहम्मद इद्रिस डेबी, ये इनके नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा पनामा जो मध्य अमेरिकी देश है, उसके न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जोस रॉल मुलिनो, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। और पनामा नहर आपको सुना ही होगा आप सभी ने। जो पनामा नहर है या पनामा कैनाल है, वो कौन कौन से सागर को जोड़ती है? वो आपका पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर या अंध महासागर को जोड़ती है। आगे चलते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो उसमें रैंकिंग भी देखेंगे। जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। ये देखिए 2 साल में जारी किया जाता है एक बार, ठीक है। भारत की जो पिछली बार इसमें रैंक थी उससे भारत ने इस बार काफी इंप्रूवमेंट किया है। इस बार भारत की इसमें 39th रैंक है। फर्स्ट रैंक की बात करें तो अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर। यहां पर आप देखेंगे भारत इसमें 39वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इस वार्षिक रिपोर्ट में यूएसए आपका शीर्ष पर है। भारत लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में दक्षिण एशिया में टॉप पर है। और अगर 2021 में आप देखेंगे तो भारत 54वें स्थान पर था, यानी भारत ने 15 प्लेसेस का इसमें इंप्रूवमेंट किया है। और टॉप आप देख सकते हैं यूएसए इसमें पहली रैंक पर है। इसके अलावा कुछ और जो अभी हाल ही में सूचकांक चर्चा में रहे वो मैंने डाल दी है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, देखिए ये जो है ये लगभग 1000 शहरों को रैंक करता है। इसमें भारत का दिल्ली शामिल हुआ है जिसकी रैंक 350 है, यानी भारत की तरफ से जो सबसे अच्छी रैंक है वो दिल्ली की है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कौन जारी करता है? आपका यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। इंडिया की रैंक कितनी है? 134 है। वेल्थियस्ट सिटीज रिपोर्ट यानी जो दुनिया के सबसे अमीर शहर हैं उसकी रिपोर्ट भी जारी की गई थी अभी, और इसमें भारत के 2 शहर टॉप 50 में शामिल थे। एक था मुंबई 24वें स्थान पर और दिल्ली 37वें स्थान पर। रैंक 1 इसमें किसकी है? न्यूयॉर्क की। बाकी डिटेल में मैंने पिछले वीडियोस में पूरे ये सारे इंडेक्स कवर किए हैं, तो वहां पर आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया? अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई। तो स्पेन अभी लेटेस्ट एडिशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, जो 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था फ्रांस में। वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी। नीचे पूरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि स्पेन ने आज नई दिल्ली में डिपॉजिटरी के प्रमुख विदेश मंत्रालय के सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोस मारिया रेदाओ डोमिंगुएज की बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन का दस्तावेज सौंप दिया है। तो लेटेस्ट एडिशन है स्पेन। बात करें अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में थोड़ी सी, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 2015 में पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम, भारत में। और देखिए एनआईएससी जो है इसमें भी अभी एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है, वो भी हमें याद रखना है। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है इसके नए डायरेक्टर जनरल या जिसको हिंदी में महानिदेशक बोला जाता है, ये महानिदेशक का नया अपॉइंटमेंट हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं मोहम्मद रिहान। इनको एनआईएससी के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है और यहीं पर किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया? देखिए आपको पता होगा जितनी भी वैक्सीन होती हैं उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखना पड़ता है और उसके लिए हमें कोल्ड चेन डेवलप करने की पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वैक्सीन खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी भारत का जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग विभाग है उसने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के साथ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नीचे इसके बारे में पूरा देखते हैं।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन को डिजिटल बनाने, संचार योजना को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। इसके अलावा अगर बात करें हम यूएनडीपी के बारे में, तो यूएनडीपी 1965 में संयुक्त राष्ट्र विस्तारित तकनीकी सहायता कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र विशेष कोर कार्यक्रम के साथ विलय करके स्थापित किया गया है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में जो इसके हेड है वो कौन है, अचिम स्टीनर इसके हेड है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो ये आईआईटी जोधपुर ने ये रिपोर्ट पेश की है। इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं पीएम, उसके पॉल्यूशन के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बात की गई है, जो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी निर्माता है, नीति निर्माता, उसके लिए एक बेस का कार्य करेगी। आगे चलते हैं। हाल ही में किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो जो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन है, इन 3 देशों ने कहा है कि वो फिलिस्तीन को अब एक देश का दर्जा देंगे। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के नेताओं ने कहा है कि उनके देश मध्य पूर्व में शांति के लिए अगले सप्ताह औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देंगे, जिससे इजरायल को तुरंत अपने दूतों को वापस बुलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगर बात करें फिलिस्तीन के मैप की, तो यहां पर फिलिस्तीन का पूरा मैप देखते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो उत्तर में लेबनान से बॉर्डर करता है, माफ कीजिए, वेस्ट बैंक और गाजा, ये दोनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, फिलिस्तीनियन टेरिटरीज बनाते हैं। आपको पता है गाजा में लगातार इजराइल अटैक कर रहा है और यहां पर अभी यूनाइटेड नेशंस ने यह भी कहा है कि अकाल जैसी परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु यहां पर हो गई है। ठीक है, तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी को मिलाकर आपका क्या बनता है, फिलिस्तीनियन टेरिटरीज बनती है। और बहुत लंबा दोनों के बीच में स्ट्रगल ये चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। थ्वाइट्स या डूम्सडे ग्लेशियर हाल ही में खबरों में देखा गया था। यह कहां पर स्थित है, तो बहुत तेजी से ये मेल्ट होने वाला ग्लेशियर है और ये अंटार्कटिका में स्थित है। पश्चिमी अंटार्कटिका में ये पड़ता है। यहां पर आप देखेंगे ये आपका साउथ पोल है और ये ईस्ट अंटार्कटिका है, ये वेस्ट अंटार्कटिका है और यहां पर एमुंडसेन जो सी है वहां पर आपको थ्वेट्स ग्लेशियर देखने के लिए मिलेगा। इसको देखिए डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। वैज्ञानिक अंटार्कटिका में थ्वाइट्स ग्लेशियर का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे अक्सर डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत तेजी से पिघलता है। और जितने भी देखिए ग्लोबल लेवल सी राइज होता है, आपको पता है जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो जो सी लेवल है वो राइज होता है और स्पेशली जो कोस्टल कम्युनिटीज होती हैं, तटीय स्थानों पर जो रहती हैं, उनको बहुत ज्यादा खतरा इससे है। तो ये अभी लगातार न्यूज में बना हुआ था। इसके अलावा 2 ग्लेशियर भी और चर्चा में है, दोनों मैंने डाले हैं। एक है हम्बोल्ट ग्लेशियर, या जिसको ला कोरोना ग्लेशियर भी बोला जाता है। ये वेनेजुएला का एक ग्लेशियर था। अब देखिए इसको ग्लेशियर के दर्जे से बाहर कर दिया गया है और वेनेजुएला विश्व में पहला ऐसा देश बन गया है जिसमें सारे ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज के कारण अब खत्म हो गए हैं। हम्बोल्ट ग्लेशियर का साइज अब 10 हेक्टेयर से कम हो गया है, इसलिए इसको अब आइस फील्ड या बर्फ के मैदान की श्रेणी में रखा गया है, ना कि ग्लेशियर के। इसके अलावा कोलंबिया का एक ग्लेशियर है रिटाकुबो ब्लैंको ग्लेशियर, ये भी अभी लगातार चर्चा में था। इसको भी बहुत तेजी से पिघलने के कारण जलवायु या क्लाइमेट चेंज की स्थिति के रूप में देखा गया है। तो ये भी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, उसका प्रभाव भी हमें कोलंबिया के इस ग्लेशियर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो रिटाकुबो ब्लैंको ग्लेशियर कोलंबिया में है, ला कोरोना या हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला में है और थ्वेट्स ग्लेशियर या डूम्सडे ग्लेशियर अंटार्कटिका में स्थित है। तो यही सारे हमारे आज करंट अफेयर्स चर्चा में थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।